नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका मास्टर क्लासेस में। एक बार और हम आज स्टार्ट करते हैं जो कि लेखपाल चकबंदी लेखपाल का प्रथम पेपर था, हमने वो करा दिया था। प्रथम पाली का जो था 8 नवंबर 2015 का जो पेपर था वो हमने प्रथम पाली का करा दिया था। अब द्वितीय पाली का जो पेपर है वो आज हम कराने जा रहे हैं। ग्राम समाज और विकास से संबंधित सभी क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि आए थे उसमें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिए ताकि दूसरे लोगों से भी जुड़ सके हमारे चैनल, और सब्सक्राइब तो आप लोग अवश्य करें ताकि आगे जो भी मटेरियल आपको हम उपलब्ध कराते हैं अपने चैनल के माध्यम से वो भी आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, स्वदेशी हल है। 4 ऑप्शन दे रखा है। जुताई का एक द्वितीयक उपकरण है, नम धरती का एक कुदाल होता है, एक बहुउद्देशीय उपकरण है, जुताई का एक प्राथमिक उपकरण है। तो इसमें जो आंसर होगा वो स्वदेशी हल का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका आंसर जुताई का एक प्राथमिक उपकरण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ईख की अधसाली किस्म किस की फसल अवधि क्या होती है। ठीक है, ईख की अधसाली किस्म की जो फसल होती है उसकी अवधि क्या होती है, ये पूछा गया आपसे। तो आप देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन दिया गया है। 14 माह दिया गया, 18 माह दिया गया, 22 माह और 8 माह। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर इसका हो जाएगा 18 माह। कितना होता है, तो 18 माह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेशन यदि आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले राजस्व लेखपाल के लिए। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं इसका आपको अंदाज़ा लग जाएगा। क्या आप पूछ सकते हैं उससे रिलेटेड भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है, निम्न में से कौन सा वृक्षी सब्जी है। पहला दिया गया ऑप्शन बसेला, दूसरा मेथी या उसी को हम फेनुग्रीक भी कहते हैं। ठीक है, तीसरा है करी पत्ता और चौथा है भारतीय पालक। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा करी पत्ता। ठीक है, करी पत्ता क्या है, तो वृक्षी सब्जी है। क्या दिया गया है, वृक्षी सब्जी। तो वृक्षी सब्जी आपका क्या हो जाएगा, करी पत्ता क्या है, वृक्षी सब्जी है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, तेज हवा की गति कितनी होती है। ठीक है, 20 मील प्रति घंटा, 30 मील प्रति घंटा, 40 मील प्रति घंटा, 15 मील प्रति घंटा। तो आपको बताना है। ठीक है, आप कमेंट भी कर सकते हैं आंसर यदि आपको पता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो कितना होता है, 30 मील। ठीक, तो तेज़ हवा की जो गति होती है वो 30 मील प्रति घंटा होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में कुल कितने गांव हैं। ठीक है, तो आपको बता दें 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग ये पूछा गया है। ठीक है, तो 2011 की जो जनगणना जो हुई थी उसके अनुसार 6,40,930 गांव भारत में हैं। ठीक है, कितने, 9,40,930, सॉरी 6,40,930। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला आंसर क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी है। तो 83.3 करोड़ दिया गया है, 73.3 करोड़, 37.3 करोड़ या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि जो जनगणना 2011 की हुई थी उसके अनुसार 83.3 करोड़ भारत की आबादी थी। कितनी, 83.3 करोड़। ये आपको याद रखना है क्योंकि अभी भी यदि पूछा जाएगा तो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग पूछ सकते हैं। बाकी तो अभी कोई नई जनगणना पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुई है। ठीक है, चल रही है, तो इसलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि 2011 की जनगणना से ही पूछ सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि आबादी भारत की कितनी थी, 83.3 करोड़ थी उस टाइम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है,
बहुप्रचलित सिंचाई का स्रोत कौन सा है? तो बहुप्रचलित सिंचाई के स्रोत की यदि बात करें तो ट्यूबवेल, तालाब, कुआं, नहर, इनमें से कौन सा है? तो सबसे प्रचलित जो है वो ट्यूबवेल है। ठीक है, भारत में या यूपी में आप बात करें तो बहुप्रचलित सिंचाई का स्रोत सबसे अच्छा कौन सा है? ट्यूबवेल है। ठीक है, यही सबसे ज़्यादा चलता है। यह सेशन आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि जो भी मटेरियल आपको अवेलेबल कराना है वो आप तक पहुंच सके। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अधिया और बटाई शब्दों का प्रयोग किस अभिप्राय से किया जाता है? ग्रामीण ऋण, फसल की साझेदारी, कृषि कार्य बैठक या बी और सी दोनों के लिए। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी फसल की साझेदारी और कृषि कार्य बैठक जो होती है उससे संबंधित है अधिया और बटाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सिराजी और बसरा किसकी उत्तम प्रजाति है? सिराजी और बसरा किसकी उत्तम प्रजाति है? 4 ऑप्शन दे रखा है, कबूतर, ऊंट, कछुआ, घोड़ा। अच्छा, इस क्वेश्चन से आपको ये देखने को मिलता है कि हम पशुओं और पक्षियों की जो प्रजातियां होती हैं उससे संबंधित भी हमको पढ़ना होगा, जो राजस्व लेखपाल का पेपर होने वाला है उसके लिए। ठीक है, तो आपको बता दें कि जो सिराजी और बसरा है ये कबूतर की उत्तम प्रजातियां मानी जाती हैं। ठीक है, सिराजी और बसरा किसकी हैं? कबूतर की। ठीक है, भारत में सर्वाधिक और सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी समूह कौन सा है? यदि मिट्टियों के बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपको ये तो ज़रूर ही पता होगा कि जलोढ़ मिट्टी जो होती है, जलोढ़ मिट्टी जो है वो भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है। ठीक, बाकी लैटेराइट, लाल और काली ये सभी पाई जाती हैं, लेकिन 22% क्षेत्र जो है, ठीक है, भारत का 22% क्षेत्र जो है वो जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। तो जलोढ़ मिट्टी इसलिए सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी समूह माना जाता है भारत का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आंधी में हवा की गति कितनी होती है? अभी हमने इसके पहले एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें पूछा गया था कि तेज़ हवा की गति क्या होती है, तो मैंने बताया था 30 मील प्रति घंटा होती है। ठीक, लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि आंधी जब चलती है तब कितनी होती है। ठीक है, तो तब आपका 80 मील प्रति घंटा होती है। कितनी? उस टाइम पे 80 मील प्रति घंटा हो जाती है जब तेज़ आंधी आती है। आंधी में हवा की गति जो होती है वो 80 मील प्रति घंटा होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या है। तो भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या जो है वो 4 ऑप्शन आपको देख रखा है, गैर आबादी वाले गांवों से अधिक, गैर आबादी वाले गांवों से कम, गैर आबादी वाले गांवों के बराबर और आबादी वाले गांवों के बराबर। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपको दे रखा है, तो आपको आप बता दें कि इसका जो आंसर होगा वो होगा गैर आबादी वाले गांवों से अधिक। ठीक है, गैर आबादी वाले गांवों से अधिक होगी ग्राम पंचायतों की संख्या। ठीक, ये सेशन आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, शेयर भी कर दें ताकि दूसरे लोगों से भी हम जुड़ सकें। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, गूटी का प्रयोग आमतौर पर किसके संवर्धन के लिए किया जाता है? तो जो गूटी का प्रयोग होता है वो लीची के लिए, अनानास के लिए, आम के लिए, पपीता के लिए, किसके लिए होता है ये आपको बताना है। अब इस क्वेश्चन से आपको पता चलता है कि जो
फलों के बारे में हमको डिटेल में अध्ययन करना पड़ेगा राजस्व लेखपाल के लिए, ठीक है। तो आपको बता दें कि गूटी का प्रयोग जो होता है वो लीची संवर्धन के लिए किया जाता है। किसके लिए? लीची संवर्धन के लिए गूटी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन लेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अगला क्वेश्चन है। दिए गए केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो जो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है फैजाबाद, शिमला, शिमोगा, लखनऊ, कहाँ पे स्थित है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा शिमला, ठीक है। शिमला में स्थापित हुआ था 1945 में, ठीक है। शिमला में कब स्थापित हुआ था? तो 1945 में स्थापित हुआ था, ठीक। 1945 में बनाया गया था शिमला में, ठीक है। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है ये आपको याद रखना है, शिमला में है। शिमला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और 1945 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? तो यदि आप यूपी में रहते हो तो आपको ज़रूर ही पता होगा, बाकी अन्य लोगों को भी बता दें कि मलिहाबाद का आम बहुत फेमस है। और आम में कौन सा आम? दशहरी आम, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद जो है वहाँ दशहरी आम वहाँ का फेमस है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दशहरी आम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पकते ही हरा टमाटर लाल क्यों हो जाता है? 4 ऑप्शन दे रखा है। पानी के अनुपाती परिवर्तन के कारण, पकते समय तापमान में परिवर्तन के कारण, तीसरा ऑप्शन दिया है क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण, या उपयुक्त में से कोई नहीं, ये चौथा ऑप्शन है, ठीक है। तो आपको बताना है, तो आपको बता दें इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर सी हो जाएगा कि क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण पकते ही हरा टमाटर क्या हो जाता है? लाल हो जाता है, ठीक है। आपको याद रख लेना है। सब्जियों से संबंधित, फलों से संबंधित डिटेल में आपको पढ़ना है। और 2011 की जनगणना जो गांव के संबंध में है उसको भी बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व में क्या परिवर्तन आता है? पहला ऑप्शन दिया है बढ़ जाता है, दूसरा वही रहता है, तीसरा पहले से कम होता है फिर बढ़ जाता है, चौथा दिया गया है कम हो जाता है, ठीक है। तो सिंपली इसका आंसर आपको याद कर लेना है कि जब दूध से क्रीम को हम अलग कर लेते हैं तो दूध का घनत्व जो होता है वो बढ़ जाता है। दूध का घनत्व क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है। आपको याद रख लेना है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए आपको याद रखना है। सेशन यदि आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि हम आपसे जुड़े रहें, आपको अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड करते रहें। इसलिए आप सेशन को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन, तिलहन उत्पादन, मछली उत्पादन या फिर खाद्य उत्पादन? तो आपको बता दें जो पीत क्रांति इसको हम पीली क्रांति के नाम से भी जानते हैं। क्या? इसको हम पीली क्रांति भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम पीली क्रांति के नाम से भी जानते हैं, पीत क्रांति को, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका तिलहन से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो पीत क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लहसुन की तीव्र गंध का कारण होता है क्लोरो यौगिक, अम्लीय यौगिक, गंधक यौगिक या उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो आपको पता होगा कि लहसुन में जो होता है वो
सल्फ़र होता है। ठीक, क्या होता है? तो लहसुन में सल्फ़र होता है, यानी जिसको हम हिंदी में गंधक कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी में हम इसको गंधक कहते हैं। ठीक है, तो आपका हो जाएगा गंधक यौगिक आंसर। ठीक, टपका किस फसल का अंतिम चरण होता है? 4 ऑप्शन आपको दे रखा है, आम, अमरूद, अनानास या नींबू। ठीक है, तो टपका जब आम लगता है लास्ट में पक के टपकता है, गिरता है, तो हम उसको कहते हैं टपक गया, टपक रहा है। ठीक, गिरने वाला है। तो टपका का मतलब होता है गिरने वाला है, बिल्कुल टपकना में, या फिर गिर गया, टपक गया। तो आम से संबंधित है टपका। किससे संबंधित है? आम से संबंधित है टपका। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। भारत में आबादी वाले गांवों की कुल संख्या है। अभी इसके पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कुल गांवों की, भारत में कुल गांवों की संख्या क्या थी? तो 6,40,930। ठीक, ए ऑप्शन जो इसमें दे रखा है वो मैंने बताया था। लेकिन अगर इसमें कह देता है भारत में आबादी वाले गाँवों की संख्या, क्या वर्ड जोड़ गया? आबादी वाले गाँवों की संख्या, तो आपका आंसर हो जाएगा 5,97,464। ठीक है, आपको याद रखना है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, और वही क्वेश्चन फिर से पूछे जा सकते हैं, या इसी से के आसपास के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला दे रखा है क्वेश्चन, भारत के पशु कल्याण बोर्ड का मुख्य कार्यालय कहाँ है? तो भारत के जो पशु कल्याण बोर्ड का मुख्य कार्यालय है वो चेन्नई में स्थित है। कहाँ स्थित है? चेन्नई में। भारत के पशु कल्याण बोर्ड का मुख्य कार्यालय जो है वो चेन्नई में स्थित है। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, और ये सभी क्वेश्चन 2015 में जो चकबंदी लेखपाल का पेपर हुआ था उसमें आए हुए हैं, और ग्राम समाज और कृषि से संबंधित हैं, और ये आगे भी पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है। दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र का जमीनी कर्ता-धर्ता है? ठीक है, तो जमीनी कर्ता-धर्ता कौन होता है? कानून गो, लेखपाल, पटवारी या तहसीलदार। तो आपका आंसर हो जाएगा लेखपाल। ज़मीन की देख रेख, ठीक है, नाप जोख जो भी होता है, तो ज़मीन का कर्ता-धर्ता लेखपाल होता है ग्रामीण लेवल पे। ठीक है, सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में वीहड़ों यानी रेवनी का निर्माण करती है? वैसे तो चंबल नदी भी करती है, लेकिन इसमें चंबल नदी का ऑप्शन नहीं दिया गया है। यमुना, गोमती, हिंडन, गंगा में से आपको बताना है। तो आपको बता दें कि गोमती नदी जो होती है, जो गोमती नदी है, गोमती नगर लखनऊ में स्थित है। ठीक है, तो ये वीहड़ों यानी रेवनी का निर्माण करती है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, को याद रखना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला दिया गया है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो अभी मैंने पढ़ाया था आपको एक क्वेश्चन, इसके पहले भी एक क्वेश्चन पूछा गया था मिट्टी से संबंधित, तो महत्वपूर्ण पूछा था, सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है? तो मैंने बताया था जलोढ़ मिट्टी है, और 22% क्षेत्र पे बताया था, और यही इसका आंसर है कि किस प्रकार की मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। कितने क्षेत्र पर पाई जाती है? 22% क्षेत्र पे पाई जाती है। ठीक है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी भी है, और अधिकांशतः भी पाई जाती है। ठीक है, अगला दिया गया है, उत्तर प्रदेश के किस भूभाग में वार्षिक वर्षा सर्वाधिक होती है? तो मैंने आपको पहले ही अपनी यूपी जीके की जो सीरीज़ 25 जो चल रही है उसमें मैंने पढ़ाया है, तो उसमें मैंने बताया भी है कि उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में और किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो ज़िले में अगर पूछता है तो गोरखपुर आ जाता है आपका,
और यदि आपसे पूछता है कि क्षेत्र कौन सा होगा तो तराई का क्षेत्र होगा। और मैंने ये आपको पढ़ा रखा है यूपीजी के, यदि अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो वो पढ़ सकते हैं। 3 सीरीज हो गई हैं, उनकी चौथी सीरीज होना बाकी है, वो आज ही कल में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो वो वीडियो आप ज़रूर पढ़ लें, वो राजस्व लेखपाल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तराई का इलाका जो है वहाँ पे वार्षिक वर्षा सर्वाधिक होती है। ठीक है, जिला पूछेगा तो आपको गोरखपुर बताना है, सबसे कम पूछेगा तो मथुरा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पटसन की खेती की जाती है? 4 ऑप्शन दे रखा है, देवरिया, गोरखपुर, सहारनपुर, हरदोई, मथुरा और अलीगढ़, इलाहाबाद और फतेहपुर। 2-2 ज़िले साथ में दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि इसका जो आंसर होगा वो देवरिया और गोरखपुर होगा। क्या हो जाएगा, देवरिया और गोरखपुर में जो होती है वो पटसन की खेती की जाती है। ठीक है, देवरिया और गोरखपुर में। सेशन यदि पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दें। कुछ भी यदि सीखने को आप मिल रहा है इन वीडियो से तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत सी रिक्वेस्ट है आपसे इसके लिए। यदि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो जो भी मटेरियल जो हम अवेलेबल कराएंगे तो वो आप तक कैसे पहुंचेगा। तो इसलिए आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुरुषों से महिलाओं का अनुपात सर्वाधिक है? ठीक है, ये भी 2011 की जनगणना के अनुसार ही है, जो 2011 की जनगणना हुई थी उसी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो जौनपुर जो है, ठीक है, इनमें से जौनपुर में पुरुषों से महिलाओं की संख्या अधिक थी, यानी 1000 पुरुष जो थे उस पे महिलाओं का जो प्रतिशत था, जो महिलाएं थी 1024 थी। ठीक है, 1000 पुरुषों पे 1024 महिलाएं। ठीक है, तो महिलाओं का अनुपात अधिक था, 2011 की जनगणना से पूछा गया था। तो आगे भी पूछे जाएंगे, आपको याद रखना है। राजस्व लेखपाल के लिए या आप उत्तर प्रदेश का अन्य कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, यूपीपी का एग्ज़ाम देते हैं, तब भी ये इम्पॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, तो आप इनको रट लेना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सारे विश्व के ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में किस दिन मनाया जाता है? तो इसको तो आप इतनी बार पढ़ चुके होंगे और इतनी बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। तो इसका आंसर 20 जून, 21 जून, 25 जून, 15 जून कौन सा होगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 21 जून। कितना? 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अगला क्वेश्चन दे रखा है, विश्व में केला का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? देखिए इस क्वेश्चन से आपको महत्वपूर्ण बात ये पता चल रही है कि आपको फलों का, मसालों का, सब्जियों का, ठीक है, या खाद्य पदार्थों का कहाँ पे सर्वाधिक उत्पादन होता है ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होगा और ये जल्द में ही जो आंकड़े आएंगे उनको आपको रट लेना है, उन्हीं से संबंधित आपको क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो उस टाइम की यदि बात करें तो विश्व में केले का सर्वाधिक उत्पादक देश भारत ही था। अपना देश भारत उस टाइम विश्व का सर्वाधिक उत्पादन करता था केले का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर चुनाव होंगे? ठीक है, तो दिया गया है यदि पंचायत भंग हो रही है तो किस अवधि के अंदर, मतलब कितने समय के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए? तो इसके लिए दिया गया 3 माह, 6 माह, 1 माह या 1 वर्ष। तो आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा 6 माह। यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह के अंदर चुनाव हो जाने चाहिए। ठीक है, यहीं पे क्लास ख़त्म होती है। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ठीक है,
और थोड़ा आपको पंचायत के बारे में बताते हैं। मैं अपने यूपी जीके में मैंने पढ़ाया भी है। तो पंचायत वाला जो ये मैटर है, ये अगर आपको पूछता है कि संविधान संशोधन कौन सा संबंधित है, तो आपका 73वां संविधान संशोधन इससे संबंधित है। ठीक है, कौन सा? 73वां संविधान संशोधन। यदि आपसे पूछता है तो 73वां हो जाएगा। ठीक है, यदि आपसे पूछता है कि भाग कौन सा है, तो भाग 9 में वर्णन किया गया है पंचायतों का। और यदि अनुसूची पूछेगा तो अनुसूची 11 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन, भाग 9 और अनुसूची 11। ठीक है, अनुच्छेद पूछेगा तो 243 का से लेके ड़ा तक, कहाँ तक? का से लेके ड़ा तक इसका वर्णन है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। का से लेके ड़ा तक इसका वर्णन है। 73वां संविधान संशोधन है। ठीक है, 9वां भाग 11वीं अनुसूची और 243 से का से लेके ड़ा तक इसका वर्णन किया गया है पंचायतों का। ठीक है, तो यदि आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आपने वीडियो मेरा देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आगे भी ऐसे ही आप लोग हमसे जुड़े रहिए, हमारे सेशन को देखते रहिए। ठीक है, ताकि हम आपकी और भी हेल्प कर सकें। ठीक है, थैंक यू क्लास।